नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगा पीस टॉक्स के बारे में। भारत में सन 1947 से चली आ रही सबसे पुरानी इंसर्जेंसी, सबसे पुराना विद्रोह देश का है नागालैंड में। कश्मीर से भी पुरानी ये समस्या है और इसका आखिरकार एक हल आने वाला था। 31 अक्टूबर को ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट थी। सरकार ने एक डेडलाइन सेट करी थी कि 31 अक्टूबर तक हम फाइनल समझौता कर लेंगे, लेकिन ये फाइनल समझौता नहीं हो पाया। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरी नगा इंसर्जेंसी का इतिहास क्या रहा है। ये भी जानेंगे कि अभी जो बातचीत चल रही थी वो क्यों टूट गई, आखिर क्या रीजंस हैं उस बातचीत के टूटने के पीछे, और जो लिखा रहता है, जो न्यूज़ में आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो डायरेक्टली न्यूज़ में नहीं आती हैं, उन वो रीजंस भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आधे घंटे का लेक्चर है, सो ब्रेस योरसेल्व्स, आराम से बैठिए, तसल्ली से सुनिए। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राठौड़.महिपाल, फेसबुक पेज है महिपाल सिंह राठौड़ के नाम से। यहाँ पर आपको मेरे सभी वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको इस लेक्चर का या मेरे पिछले लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए उपलब्ध है। अगर आप में से कोई आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है घर बैठकर बिना लाखों रुपए खर्च किए, तो आप हमारे इन कोर्स का लाभ उठाइए। हमारी वेबसाइट studiiq.com पे जाइए, यहाँ पे आपको इस कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 31 अक्टूबर सरकार ने एक डेट रखी थी कि नगा समझौता इस दिन तक आ जाएगा। और 31 अक्टूबर को जब ये समझौता आने वाला था या इसकी डिटेल्स आने वाली थी, तो कई तरह की फेक न्यूज़ भी आई थी। इनफैक्ट नागालैंड के खुद चीफ मिनिस्टर ने ये ट्वीट कर दिया था कि समझौता हो चुका है, लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी ओर जो नागालैंड के पड़ोसी राज्य हैं, असम, मणिपुर, अरुणाचल, उन सब में स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक थी, टेंशन्स बढ़ रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इन सब के पीछे रीजंस हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो अगस्त 2015 में सरकार ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था NSCN-IM नाम के संगठन से। अभी आपको आगे बताऊंगा ये NSCN-IM कहाँ से आया और ये क्या है। इसका फुल फॉर्म चाहो तो अभी आप जान लो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। कई जगह नागालिम भी लिखा रहता है, दोनों सही हैं, ठीक है। पहले ये अपने आप को नागालिम कहते थे, अब आजकल नागालैंड कहते हैं। तो NSCN-IM एक संगठन है जो पिछले 30 साल से भारत सरकार के खिलाफ इंसर्जेंसी कर रहा है, इन्वॉल्व था आर्म्ड स्ट्रगल में। इन्होंने हथियार उठाए हुए थे, 97 के बाद हथियार गिरा दिए थे। और 2015 में सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था। अब इस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मतलब बस इतना है कि फाइनल एग्रीमेंट से पहले वाला एग्रीमेंट है। ये एक तरह का प्रिलिमिनरी है, फाइनल यानी मेन एग्रीमेंट बाद में आएगा। बस इतनी सी बात हुई थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की कोई भी डिटेल उस समय बाहर नहीं आई थी, ना ही मीडिया में, ना सरकार ने कोई डिटेल बताई, ना NSCN ने। हालांकि अगले आने वाले 4 सालों में धीरे धीरे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं होम मिनिस्ट्री ने या फिर उसके ऑफिशियल्स ने, जिससे कुछ बातें बाहर आई है, लेकिन फाइनल डिटेल्स क्या थी वो नहीं है। लास्ट मंथ सितंबर, 2 महीने पहले, सितंबर 2019 में जो सरकार की ओर से मेन बातचीत करवा रहे थे नागालैंड के गवर्नर RN रवि, ये एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर, और पिछले 5 साल से यही इंटरलोक्यूटर हैं इस बातचीत के। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है जो मध्यस्थता कर रहा है। तो RN रवि ने ये स्टेटमेंट दिया था कि 31 अक्टूबर फाइनल डेडलाइन है, इसके बाद हम किसी संगठन से बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपको डील चाहिए तो 31 अक्टूबर से पहले पहले फाइनलाइज करो। लेकिन 31 अक्टूबर को फाइनल एग्रीमेंट नहीं आ पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ नागालैंड। तो मैप देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है नागालैंड स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और इसका कैपिटल है कोहिमा। और दीमापुर भी एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे नागालैंड में। इसकी आबादी नागालैंड की 2011 के सेंसस में लगभग 20 लाख थी, 19,80,000। अभी एस्टिमेटेड 22 या 23 लाख के बीच में एस्टिमेट किया जाता है। यानी नागालैंड स्टेट की आबादी केवल इतनी है। एरिया जानिए, देखो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, लगभग 16,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है नागालैंड का। अब आपको ऐसे लग सकता है कि ये तो काफ़ी छोटा एरिया है, इतने साइज़ के तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी टोपोग्राफी और ज्योग्राफी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसकी ज्योग्राफी के कारण, यहाँ पे पहाड़ी एरियाज होने के कारण इसका टेरेन बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करना पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स इतनी अच्छी नहीं है। तो टोपोग्राफी और ज्योग्राफी इसको एक काफ़ी यूनिक पोजीशन में ला देती हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही ये मुद्दा है, पर मेनली नागालैंड और मणिपुर में ज़्यादा है। तो अगर आपसे मैं बॉर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे नागालैंड के बॉर्डर टच करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य, असम, और दक्षिण में मणिपुर, और यहाँ पर म्यांमार देश का बॉर्डर। तो ये है नागालैंड की स्थिति। आप चाहें तो इस मैप को भी पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये रोड मैप है, यहाँ पे आपको और डिटेल में जानकारियाँ मिल जाएगी। तो नगा इंसर्जेंसी
ये कब शुरू हुई और इसका इतिहास क्या है? इंसर्जेंसी को अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये होता है, अगर आप स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, किसी भी सरकार, राज्य या किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ आप हथियार उठा के लड़ाई लड़ते हैं, तो वो कहलाता है इंसर्जेंसी। तो ये कोई बाहरी देश के लोग नहीं होते, ये अपने ही देश के लोग अगर आपके खिलाफ हथियार उठा लें तो उसे इंसर्जेंसी कहा जाता है। अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करेगा तो दैट इज नॉट इंसर्जेंसी, लेकिन अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि माओवादी या नक्सलवादी अगर देश में हथियार उठा रहे हैं तो दैट इज इंसर्जेंसी। तो नक्सलवाद भी एक तरह की इंसर्जेंसी है। नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर भी इंसर्जेंसी चल रही है। एक समय मिजोरम जैसे राज्यों में भी थी, जहां पर अब नहीं है। तो ये होता है इंसर्जेंसी का सिंपल सा मतलब। आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं, नगा इंसर्जेंट्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, इनके पास मॉडर्न हथियार हैं 1950s 60s के समय से, और पूरी आर्मी यूनिट्स की तरह ये कपड़े पहनते हैं, आर्मी यूनिट्स की तरह इनका पूरा संचालन होता है। तो पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश कालीन समय में ये जो पूरा एरिया है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पहाड़ी इलाका नगा हिल्स के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे कई सौ ट्राइब्स हैं। नगा कोई एक जाति नहीं है या फिर एक ट्राइब नहीं है, नगाज में बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उनको जोड़ता हुआ उनका जो कॉमन कल्चर है, कॉमन इतिहास है, वो एक है। भाषा बिल्कुल अलग अलग है कई नगाज की, लेकिन उनके बीच में एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है। तो ये जो नगा है, इस एरिया को कहा गया नगा हिल्स, ईस्टर्न हिमालयज में, और इसमें कई ट्राइब्स थी। ब्रिटिशर्स का असम पे कंट्रोल हुआ 1826 में। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना कंट्रोल पहाड़ों की तरफ बढ़ाया, मणिपुर, नागालैंड वाले एरिया में, और नगा हिल्स 1892 तक पूरी तरह से कॉलोनाइज हो चुके थे कंप्लीटली। वहां पर ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल के समय में वहां पे मैदानी इलाकों के लोगों का जाना, बंगाली लोगों का आना जाना वर्जित था, और वहां पे केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को जाने की परमिशन दी गई, जिसका आज आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि नागालैंड में 97%, अराउंड 96 पॉइंट समथिंग परसेंट क्रिश्चियन है, जबकि नगा जो है उनका धर्म नहीं था, ना वो हिंदू थे, ना उनके अपने ट्राइबल रिलीजन्स थे, बट मोस्टली जो मिशनरीज है वहां पे कन्वर्जन्स हुए लार्ज स्केल पे, और 97% जो आज पॉपुलेशन है नागालैंड की, दैट इज क्रिश्चियन। ओके, तो अब यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, इन सभी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में भारत का जो मेन लैंड जिसे आज हम कहते हैं, जो मैदानी इलाके हैं जैसे कि यूपी, बंगाल, बिहार, इन एरियाज से कांटेक्ट ना के बराबर था। ना ही कोई पॉलिटिकल, ना ही कल्चरल, ना ही सोशल, ना रिलीजियस, ना ही कोई बिजनेस कांटेक्ट। और ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी को और आगे ज़्यादा बढ़ाते गए। हाँ, उनका ये कहना था कि यहाँ का कल्चर अलग है, इसलिए हम नहीं चाहते मैदानी इलाकों के लोग आकर यहाँ पर बसें, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी। तो जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारी जो 90 साल की आज़ादी की लड़ाई थी, उसका नॉर्थ ईस्ट में इम्पैक्ट काफ़ी कम था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, कई सारे उदाहरण देखने को भी मिले थे, लेकिन जो एक कंपेयर टू अदर एरियाज जो उसका इम्पैक्ट है वो काफी कम था। तो ऐसे ही माहौल में 1918 में पहली बार एक क्लब की शुरुआत होती है जिसका नाम था नगा क्लब। हुआ ये था कि कुछ नगा सोल्जर्स को, लगभग 2000 लोगों को रिक्रूट करके ब्रिटिश आर्मी में लिया गया था। जब ये सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़कर वापस आए, तब इन्हें पता चला कि अच्छा, दुनिया में नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ है और हमें भी एकत्रित होकर अपना एक कल्चरल, पॉलिटिकल क्लब या ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो इन्होंने नगा क्लब की स्थापना करी, और यही क्लब जो है, इसने साइमन कमीशन को भी आगे अपना रिकमेंडेशन दिया था कि अगर ब्रिटिश इंडिया से जाते हैं या फिर फ्यूचर में कोई भी आप पॉलिटिकल चेंज लाते हैं, तो हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी हमें अपना अलग देश बनाने की इजाजत दी जाए, हमें भारत के साथ नहीं जुड़ना है। ये 1929 की बात है, जब साइमन कमीशन भारत में टूर कर रहा था 1928-29, और फिर उसने अपना फाइनल अवार्ड दिया था। तो साइमन कमीशन के समय से नगा क्लब या फिर नगा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे कि हमें एक अलग देश बनाने की परमिशन दी जाए। 1945 में एक संगठन बनता है जिसका नाम था नगा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल। नाम से ही आप समझ सकते हैं, अलग अलग ट्राइब्स ने मिलकर एक काउंसिल बनाई थी। इसका नाम आगे चलकर अगले साल रख दिया गया नगा नेशनल काउंसिल, और ये नगा नेशनल काउंसिल ही अगले 30 साल तक इस पूरी इंसर्जेंसी को या फिर इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हेड कर रहा था। और इसके मेन लीडर बने फीजो। इनका नाम था अंगामी फीजो, AN फीजो, अंगामी जापू फीजो इनका पूरा नाम था। और फीजो 1940 से ही एक्टिव थे, और 46 में ही ये सबसे बड़े लीडर बन चुके थे NNC के। तो फीजो के नेतृत्व में NNC ने पहले तो बोला कि हमें अलग देश चाहिए। तो 14 अगस्त 1947 को इन्होंने आज़ादी भी घोषित कर दी। कहा कि नागालैंड आज ही आज़ाद हो गया है, और भारत की आज़ादी से एक दिन पहले अपना झंडा भी फहरा दिया था। लेकिन फिर जब इनको समझ में आया कि नहीं, भारत से डायरेक्टली लड़ना मुश्किल हो सकता है, तो इन्होंने शुरुआत के जो 2-3 साल थे आज़ादी के बाद, उस समय इन्होंने कहा कि हमें ऑटोनॉमी दे दीजिए, कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमें असम के साथ मत रखिए। उस वक्त जो पूरा एरिया था, भारत सरकार उसे असम के अंडर एडमिनिस्टर करती थी। तो नगा हिल्स ब्रिटिशर्स समय की टेरिटरी थी, लेकिन वो आता असम के अंडर में था।
तो भारत सरकार ने भी वही अरेंजमेंट आगे जारी रखा। तो शुरुआती सालों में फिजो और एनएनसी कहते थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। इनकी बातचीत भी हुई असम वाले लीडर्स से, लेकिन वो बातचीत भारत सरकार ने आगे कैंसिल कर दी और अल्टीमेटली अंगामी जापू फिजो ने सिसेशनिस्ट आउटलुक अपना लिया। 1991 और 51 और 52 आते आते 1951-52 के आसपास इनका आउटलुक सिसेशनिस्ट हो गया। इन्हें लगा कि 4 साल से हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन हमें ऑटोनॉमी मिलने वाली नहीं है, तो इन्होंने अपनी डिमांड बदल कर क्या कर दी, सॉवरेन नगा स्टेट, यानी हमें एक आज़ाद नगा देश चाहिए। तो देश और स्टेट में बहुत फर्क है और इनके नेतृत्व में ही इस इंसर्जेंसी की शुरुआत होती है 50 के दशक में। तो जैसा मैंने आपको बताया 14 अगस्त 1947 को इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित करके अलग झंडा फहरा दिया और 1952 में पहली बार हिंसा की शुरुआत होती है। और मेनली इसकी शुरुआत हुई थी जब नेहरू और फिजो के बीच में जो टॉक्स थी वो फेल हो गई थी। नेहरू उत्तर पूर्व में गए थे, प्रधानमंत्री हमारे, और उत्तर पूर्व में जब वो गए थे तो कई संगठन उनसे मिले, फिजो भी उनमें से एक थे। फिजो ने कहा कि हमें अलग देश बनाना है, नेहरू जी ने मना कर दिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत का संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। भारत सरकार ने आज दिन तक किसी देश, किसी राज्य को अलग देश बनाने की परमिशन नहीं दी है, तो नागालैंड को कैसे मिल सकती थी। तो इसके बाद फिजो को लगा कि अब तो कंप्लीटली कोई चांस नहीं है, तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा, बातचीत रास्ता नहीं है। तो 52 के बाद से इन्होंने वायलेंस शुरू किया और 56 में ऑफिशियली घोषित कर दिया कि नगा फेडरल गवर्नमेंट अलग है मेरे नेतृत्व में, और इसकी एक आर्मी बना दी, नगा फेडरल आर्मी, और पूरी तरह से हिंसा बढ़ गई। तो ये जो फेज था 52 से 56, इसके बीच में थोड़ी बहुत हिंसा थी, लेकिन 56 में हिंसा काफ़ी बढ़ गई और यहाँ से शुरुआत होती है आर्म्ड रेबेलियन की। और इतनी बढ़ी हुई हिंसा को देखते हुए आर्मी पे लगातार अटैक हो रहे थे, जो वहाँ पे लोकल आर्मी की यूनिट्स थे उन पे अटैक होते हुए देख भारत सरकार ने इतिहास में पहली बार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया। देश में कहीं पर भी इसे लागू किया और ये देश का पहला इंस्टेंस था जहां आफ्स्पा का यूज़ किया गया। तो इसे नगा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। लेकिन क्या होता है कि अब भारत सरकार ने एक दूसरी रणनीति अपनाई। सरकार ने अन्य लीडर्स से बातचीत शुरू करी। देखो, फिजो तो पूरी तरह से अलग देश चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो अलग स्टेट चाहते थे, कहते थे कि हमें स्टेट दे दो, ऑटोनॉमी दे दो, हम खुश हैं उसमें। तो ऐसे लोगों से भारत सरकार ने बातचीत करनी शुरू करी। आर्टिकल 371A फॉर्मुलेट किया गया जिसमें गारंटी किया कि नगा कस्टमरी लॉज हमेशा माने जाएंगे। अगर आपको आर्टिकल 371A के बारे में नहीं पता तो आप इसके बारे में थोड़ा पता कीजिए। और 2017 फरवरी में हिंसा भी हुई थी इसको लेकर, उस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो। तब अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी और उस समय प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो उस पर भी एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आर्टिकल 371A बेसिकली ये गारंटी करता है कि नगा कस्टमरी लॉज हमेशा माने जाएंगे। भारत के संविधान के सामने अगर कोई नगा कानून बीच में आ रहा है तो नगा कानून माना जाएगा, ना कि भारत का संविधान। तो ये गारंटी कई राज्यों को दी गई है, कई ट्राइब्स को दी गई है संविधान के अंदर, लेकिन ये संविधान के दायरे में है। ये प्लस नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया 1963 में। तो इससे काफ़ी हद तक लोग शांत हो गए, काफ़ी लोग शांत हो गए, लेकिन एक तबका था जो अभी भी नगा देश चाहता था। तो उन्होंने फिजो के नेतृत्व में ये इंसर्जेंसी कंटिन्यू करी। और हालांकि फिजो देश छोड़ के चले गए थे 1957 या 58 में। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं जो आज बांग्लादेश है, और वहाँ से होते हुए वो लंदन चले गए। और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी के जो 32 साल हैं वो लंदन में बिताए 1990 में, जब तक फिजो की डेथ हुई। तो वहाँ से वो कंटिन्यूसली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये बढ़ाना चाहते थे नगा इंसर्जेंसी का इशू, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं थे। यहाँ से वो चले गए थे भाग के, लंदन में जाके रहने लग गए थे। तो 1950s में इंसर्जेंसी काफ़ी हिंसक थी, लेकिन 1963 आते आते जो मेजर हिंसक आंदोलन था वो खत्म हो चुका था। लेकिन इस समय में माना जाता है कि लगभग 2000 से 3000 लोगों की मौत हो गई। 2 से 3000 के बीच में सिविलियंस मारे गए, जो कि नागालैंड की कम आबादी को देखते हुए काफ़ी बड़ा नंबर है। आज आबादी वहाँ पे 20 लाख है, उस समय तो बहुत ही कम थी, 5 या 6 लाख के आसपास आबादी थी। तो इतनी कम आबादी में 2-3 हज़ार लोगों का मारा जाना एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नागा जो है नागालैंड में चीफ मिनिस्टर बनाया गया पी शिलू आओ को, और सेवरल नागा रेबेल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इस इंसर्जेंसी को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एनएनसी केवल एक नहीं था, अब एनएनसी के अंदर भी फूट पड़ने लग गई थी। तो एनएनसी में जैसे फिजो चले गए तो उसके बाद कुछ धड़े अलग हो गए, लेकिन वो सभी हिंसा पे उतारू थे और वो सब चाहते थे कि नागालैंड अलग देश बने। फिर भी 1956 के कंपैरिजन में वायलेंस 63 के बाद कम हो गया। तो मेन जो इंसर्जेंसी का फेज था वो था ये वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि 63 के बाद से वहाँ पे बिल्कुल ही शांति आ गई, नहीं, 75 तक भी इंसर्जेंसी लो स्केल पर चलती रहती है। फाइनली एनएनसी की जो लीडरशिप है वो 1975 में बातचीत के लिए तैयार होती है
और इस बातचीत के लिए बुलाया जाता है उन्हें शिलोंग मेघालय में, और वहां पर साइन होता है भारत सरकार और एनएनसी के बीच में शिलोंग समझौता। शिलोंग समझौते में एनएनसी की तरफ से जो लीडर्स थे उनमें फीजो के भाई भी थे। अब फीजो लंदन में बैठे थे, लेकिन उन्होंने ना इस समझौते को अपनी सहमति दी, ना तो उन्होंने अपना ठप्पा लगाया कि हाँ ये मेरी तरफ से ओके है, ना ही उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि उनके खुद के भाई यहाँ पे नेगोशिएशन में थे, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। तो ये कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा स्रोत बन गया। इस समझौते में क्या तय हुआ, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि जितने भी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी जितने भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसर्जेंसी चला रहे हैं, वो भारत के संविधान को मानते हैं बिना किसी समझौते के या बिना किसी कंडीशन के। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, ठीक है। दूसरा, आपको हथियार नीचे रखने होंगे, मतलब आर्म्स अपने आप हथियार डाल दीजिए और सरकार के पास जमा करा दीजिए। तीसरा, आगे हम बातचीत करेंगे फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो डिस्कशन फॉर फाइनल सेटलमेंट आगे होगा। तो ये बस बिल्कुल 3 छोटी सी बातें थी, ये शिलोंग समझौता हुआ। इसके बाद भी हिंसा अगेन और कम हो जाती है, क्योंकि एनएनसी ने हथियार डाल दिए, लेकिन एनएनसी के ही कुछ सीनियर लीडर्स थे जो इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने एनएनसी से अलग होने की ठान ली। और ये थे एनएनसी के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट इसाक चिशी सू और जनरल सेक्रेटरी थुइंगलांग मुइवा। अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो, मुझे करेक्टली नहीं पता। लेकिन मुइवा और इसाक चिशी शू जो हैं, ये 2 मेजर लीडर्स थे, और तीसरे थे एसएस खापलांग, और इनके साथ 140 और फंक्शनरीज या लीडर्स थे जो एनएनसी के तत्कालीन लीडर्स थे। जैसे पार्टी में अन्य छोटे मोटे लीडर्स भी होते हैं, तो इनके साथ साथ 140 लोगों ने एनएनसी उस वक्त छोड़ दिया, और 1980 में इन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और इसे कई बार नागा लिम भी लिखा जाता है। बताता हूँ नागा लिम क्या है, अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो एनएससीएन अब 1980 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट संगठन बन गया, और पिछले 40 सालों से यही मेन इंसर्जेंसी को लीड कर रहा है। ओके, तो एनएससीएन को बनाने वाले 3 लीडर्स थे, तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, इसाक चिशी सू, थुइंगलोंग मुइवा और एसएस खापलांग। इसीलिए इनके इनिशियल्स याद रख लेना, आई, एम और के। आगे जाकर के वाला जो खापलांग वाला फैक्शन है ये अलग हो गया, और इन्होंने बना लिया एनएससीएन के। ये बात है 1988 की। और आई और एम ये दोनों अपना अलग एनएससीएन चलाते रहे। इस एनएससीएन का नाम पड़ गया एनएससीएन आईएम। तो आज जो भारत सरकार बातचीत कर रही है पिछले 15-20 सालों से, वो सारी एनएससीएन आईएम से हो रही है। खापलांग वाला फैक्शन कभी बातचीत के लिए टेबल पे नहीं आया, वो अभी भी इंसर्जेंसी चला रहा है। तो एनएससीएन इतना पावरफुल है कि 1980-90 के दशक से ये अपनी एक पैरेलल सरकार चला रहा है नागालैंड में। इन्होंने खुद अपने मंत्री बना रखे हैं, अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कोहिमा से ही थोड़ी सी दूरी, कुछ किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। और ये जो इनकी गवर्नमेंट है, इसने गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी स्थापित कर रखी है बाहर विदेशी संगठनों से, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल वगैरह में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए, और उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड, GPRN। तो इस तरह के इस तरह से इन्होंने कर रखा है, और भारत सरकार ने भी पिछले 30 साल से इन्हें टॉलरेट किया है, क्योंकि भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि कभी भी लीडरशिप को आप खत्म मत कीजिए। कोई भी संगठन है जो भारत सरकार के खिलाफ है, उसके लीडर्स को आप मारिए मत या उनके खिलाफ अटैक्स मत करिए। इसीलिए आप देखेंगे इसाक मुइवा ये सभी ओपनली नागालैंड में घूमते हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इन्हें अब अंडरग्राउंड रहने की जरूरत है, क्योंकि 97 से सीज फायर साइन हो चुका है। तो भारत सरकार भी इसे टॉलरेट कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि अल्टीमेटली एक समझौता हो, लोगों का खून ना बहे। तो ये पैरेलल सरकार चलाई जा रही है। एक्सटॉर्शन भी होता है, जो नागालैंड में व्यापारी हैं उनसे एक अलग टैक्स लिया जाता है इस संगठन के द्वारा। जो वहाँ पर ट्रक सेंटर होते हैं उनसे भी एक अलग टोल टैक्स की तरह वसूला जाता है। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट सर्च करेंगे पुरानी, तो आपको कई सारे वीडियोज़ इसके मिल जाएंगे। तो ये पैरेलल सरकार एनएससीएन चला रहा है, काफ़ी पावरफुल संगठन है। फिर मैं बताता हूँ नागालिम के बारे में। एनएससीएन का अल्टीमेट मकसद है नागालिम बनाना। एटलीस्ट जब स्टार्ट हुए थे 1980 में, तब इनका मकसद यही था, नागालिम बनाना। याद करो ये एनएनसी से अलग क्यों हुए थे, क्योंकि इन्हें स्वायत्तता चाहिए थी, पूर्ण स्वायत्तता, पूरा अलग देश चाहिए था। इन्हें ऑटोनॉमी से ये संतुष्ट नहीं थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़कर अपना अलग देश ले लेंगे। लेकिन इनका टारगेट क्या था कि केवल तत्कालीन नागालैंड राज्य नहीं, बल्कि जितने भी नागा इनहेबिटेड एरियाज हैं पूरे उत्तर पूर्व भारत में, साथ ही साथ म्यांमार में, उन सभी को नागालिम में शामिल कर लेना। तो देखो ये जो आपको रेड बाउंड्री दिख रही है, ये है नागालैंड स्टेट भारत का, और जो एनएससीएन चाहता है वो है ये इतना बड़ा एरिया नागालिम। तो इसमें आधा एरिया तो म्यांमार में है, बहुत बड़ा एरिया अरुणाचल प्रदेश का है, मणिपुर का भी है। रीज़न क्या है, क्योंकि इन एरियाज में भी नागा ट्राइब्स रहती हैं। अरुणाचल के जो ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी नागा ट्राइब्स हैं। मणिपुर में भी काफ़ी नागा ट्राइब्स हैं। इनफैक्ट जो थुइंगलोंग मुइवा खुद हैं, वो खुद मणिपुर के नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, नागालैंड स्टेट के है ही नहीं वो। लेकिन जो आज भारत ने बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी हैं वो इसके अनुसार नहीं है कि नागा ट्राइब्स कहाँ थी। मणिपुर स्टेट अलग है, नागालैंड स्टेट अलग है।
तो नागालैंड का एरिया तो केवल 16,500 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ग्रेटर नागालिम का एरिया 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बड़ा हो जाता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, म्यांमार अपने देश को तो देगा नहीं नागालैंड में। हाँ, वहाँ पर भी इंसर्जेंसी चल रही है। ये जो संगठन है, खास करके NSCN-K, ये म्यांमार वाले एरिया में ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे, क्योंकि खापलांग खुद कहाँ से थे, खापलांग खुद म्यांमार वाले एरिया से एक नगा है। म्यांमार में भी नगा ट्राइब्स हैं बॉर्डर के पास, उस पार। तो खापलांग वाला जो फैक्शन है वो म्यांमार सरकार के खिलाफ भी कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी चला रहा है, और इनफैक्ट म्यांमार सरकार ने उस संगठन की काफ़ी हद तक कमर तोड़ दी है ड्यू टू कंटिन्यूस ऑपरेशंस, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। तो 1988 में NSCN और NSCN में स्प्लिट होता है, IM और K दो संगठन बन गए। फिर 1990 में फीजो की डेथ हो गई। तो जो फादर ऑफ नगा इंसर्जेंसी या फादर ऑफ नगा नेशनलिज्म थे, फीजो, इनकी डेथ होने से NNC और कमजोर पड़ गई। NNC हालांकि 1975 के बाद से ही कमजोर थी, मेन संगठन NSCN था, बट स्टिल इट वाज देयर। तो NNC और बढ़ गई, एक उनकी बेटी ने अलग NNC फैक्शन बना लिया, एक दूसरे नेता थे उन्होंने NNC अलग बना ली। तो इस तरह से NNC में फर्दर स्प्लिट होते गए। तो NNC तो आज के दौर में इररेलेवेंट है, बिल्कुल खत्म सा हो गया है। लेकिन दूसरी ओर NSCN में भी आगे से आगे स्प्लिट होते रहे। जैसे NSCN IM में भी एक दो स्प्लिट्स हुए हैं, लेकिन वो इतने मेजर नहीं है। उधर NSCN-K में भी पिछले 10 सालों में ही 2 स्प्लिट हो चुके हैं, 2 बार पार्टी अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। पार्टी तो क्या, संगठन है ये। तो इसी कारण ये इंसर्जेंसी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो 1990 से सरकार का भी कांस्टेंट एफर्ट है कि इन नेताओं को बातचीत के लिए टेबल पे लाया जाए। तो भारत सरकार के 2 प्रधानमंत्री, PV नरसिम्हा राव और HD देवेगौड़ा, ये दोनों प्रधानमंत्री NSCN के नेताओं से मिले थे। भारत में नहीं मिले थे, पेरिस में और लंदन में मिले थे। पेरिस और थाईलैंड में मिले थे, बैंकॉक में, बाहर, देश के बाहर मिले थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये जो लीडर्स हैं ये अंडरग्राउंड थे, ये भारत में ओपनली नहीं घूम फिर रहे थे। तो 2 प्रधानमंत्री इनसे मिले, बातचीत आगे बढ़ी। 95 से बातचीत चल रही थी और 97 आते आते फाइनली सीज फायर समझौता साइन हो गया। सीज फायर का मतलब है कि अब गोलीबारी नहीं होगी। सीज फायर एग्रीमेंट में 2 बातें थी कि पहला, भारत की आर्मी NSCN IM के खिलाफ कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑफेंसिव नहीं चलाएगी, क्योंकि अभी तक 97 आते आते NSCN IM के कई कार्डर्स मारे जा चुके थे आर्मी के ऑपरेशंस में। तो IM का पहला डिमांड ही यही थी उनकी कि हम आर्मी हमारे खिलाफ ऑपरेशंस नहीं चलाएगी। दूसरी ओर भारत सरकार ने भी उनसे वादा लिया कि आप भी भारत के आर्मी के खिलाफ, इंस्टॉलेशंस के खिलाफ, आर्मी के ट्रक्स को नहीं उड़ाएंगे, कोई भी बम धमाके नहीं करेंगे, आर्मी के खिलाफ अटैक्स नहीं होंगे। ये 2 समझौते थे, ये बेसिक था सीज फायर एग्रीमेंट। तो ये साइन हुआ था 97 में। और जैसा कि शिलोंग समझौते में बातचीत हुई थी कि आगे एक फाइनल सेटलमेंट के लिए हम बातचीत करेंगे, तो वो भी बात यहाँ से अब बढ़ानी शुरू करी। तो 1997 के बाद से 80 दौर बीच 80 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं। 80 राउंड्स ऑफ टॉक्स, यानी कि 80 बार NSCN के नेता और भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के बातचीत कर चुके हैं पिछले 20-22 सालों में, और अभी तक ये बातचीत चल रही है। लेकिन 97 से मोर और लेस नागालैंड में शांति है। आज इतनी शांति है कि आराम से टूरिस्ट वहाँ पे जा सकते हैं। उसके पहले टूरिस्ट का जाना भी बहुत मुश्किल था। तो 97 के बाद से स्टेट ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए, अन्य एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसर्जेंसी, जैसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे NSCN-K, ये कोई धमाका कर देते हैं या फिर ये कोई आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन चला लेते हैं। बट NSCN IM जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 97 के बाद से भारत सरकार के खिलाफ ओपन वॉरफेयर नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ पिछले 20 सालों की कहानी। जब 97 में शांति समझौता हो गया, उसके बाद NSCN IM के जो नेता हैं, जो लोग हैं बेसिकली, वो भी धीरे धीरे इकोनॉमी में इंटीग्रेट होते गए। LPG रिफॉर्म्स आए, उसके बाद बाहर नौकरियां बढ़ी। तो नागालैंड, मणिपुर के कई लोग जो दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहर हैं, यहाँ पर आके पढ़ाई करने लगे। इन्होंने यहाँ बिजनेसेस स्टार्ट किए। जैसे आप देखेंगे कि कई मेट्रो सिटीज़ में आपको ब्यूटी पार्लर्स नजर आएंगे जहाँ पे नागालैंड के लोग काम कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा ओन्ड हैं। तो कई बिजनेसेस स्टार्ट हुए। और इनफैक्ट असम में, नागालैंड में, अरुणाचल में NSCN के खुद के कई बड़े नेताओं ने होटल्स खोल लिए, बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। तो इसीलिए इस एक तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया है NSCN का भारत में। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आज की तारीख में NSCN भारत छोड़ के अलग देश बनाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उनके नेताओं को भी पता है कि हम अगर अलग हो गए तो हम एक तो ऐसे ट्राई जंक्चर पर हैं, म्यांमार, चाइना और भारत, इसके बीच में हम इंडिविजुअली इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते अलग से। और दूसरी बात, हमारा आर्थिक नुकसान है अगर हम भारत को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस अब इंडिया में पूरी तरह से उनके जमे हुए हैं। और NSCN IM की जो पैरेलल सरकार है, वो हर साल अपना 20 से 25 करोड़ का बजट भी पास करती है। ओके, तो ये जो बिजनेसेस हैं NSCN के खुद के नेताओं के, लोगों के, ये नागालैंड, असम और भारत के अन्य हिस्सों में पूरी तरह से फैल चुके हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरे अनुसार कि NSCN बातचीत के लिए तैयार हुआ है। अब हम आते हैं 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे। अब अगस्त 2015 में भारत सरकार ने अचानक से अनाउंस किया
कि जो भारत की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है उसे हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद मिलने आए थुइंगलॉन्ग मुइवा, ये मुइवा है, ओके, ये जो चल रहे हैं मोदी जी का हाथ पकड़ के, ये है मुइवा। इसाक चू की तबीयत उस समय तक खराब हो गई थी, 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो थुइंगलॉन्ग मुइवा है एनएससीएन के सीनियर मोस्ट लीडर, वो खुद चलकर दिल्ली आए बातचीत करने के लिए और नरेंद्र मोदी से मिले, और इसके बाद भारत सरकार ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। उस वक्त डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी, बट सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम नगाज की यूनिक हिस्ट्री, कल्चर, पोजीशन को मानते हैं, उनके सेंटिमेंट्स, उनके एस्पिरेशंस को हम मानते हैं कि हाँ, नगा इतिहास अलग रहा है, कल्चर वहाँ का अलग है और इसे हम पूरी तरह से रिस्पेक्ट देंगे। और एनएससीएन आईएम ने भी ये माना जाता है कि ये बात मान ली कि भारत से अलग देश तो नहीं मिलेगा, तो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के अंदर रहते हुए हमें ऑटोनॉमी मिल जाएगी। फिर उसके बाद से 4 साल से कंटिन्यूसली बातचीत चल रही है। तो अभी मैं आपको 2019 का सिनेरियो बताता हूँ। सबसे पहली बात, एनएससीएन के क्या हाल है इस वक्त। एनएससीएन में मुइवा एक सीनियर मोस्ट नगा रेबल लीडर बचे हैं। इजाक की डेथ हो गई 2016 में, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। खापलांग जो हैं वो भी 2018 में म्यांमार में उनकी डेथ हो गई, उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं थी। ये काफ़ी एजेड लीडर्स हैं, ये सब 70-80 के आसपास हैं। तो एनएससीएन के वैसे भी म्यांमार में ज़्यादा एक्टिव था, वहाँ पे म्यांमार की आर्मी उसके खिलाफ कंटिन्यूसली ऑपरेशंस चला रही है, सीज फायर वहाँ भी उन्होंने किया था, फिर तोड़ दिया। खापलांग अल्टीमेटली एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई और अब एनएससीएन के बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से इररेलेवेंट नहीं हुआ है, क्योंकि 2015 में मणिपुर में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था भारत की आर्मी पे और वहाँ पे 18 सैनिक हमारे मारे गए थे। उसके बाद भारत ने म्यांमार में जाकर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये वही वाला अटैक है जो एनएससीएन के ने करवाया था, ओके। तो एनएससीएन के इररेलेवेंट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से नकार सकते हैं, अभी भी कुछ छुटपुट अटैक करने की क्षमता वो रखता है। तो एनएससीएन के लेकिन मोर और लेस पॉलिटिकली इस वक्त पूरी तरह से कमजोर है। मेन ऑर्गेनाइजेशन एनएससीएन आईएम ही है, लेकिन आईएम के अलावा भी और नगा में बहुत सारे अन्य संगठन हैं या गुट हैं। रीजन क्या है, एनएससीएन आईएम की जो मेन लीडर्स हैं और जो मेन लीडरशिप है वो एक पर्टिकुलर नगा है, ठीक है, और बाकी सारे जो दूसरे हैं जैसे सेमा नगा या अन्य नगा ट्राइब्स हैं, वो कहते हैं कि हमारी यहाँ पे लीडरशिप रिप्रेजेंटेड नहीं है, इसलिए हम अपने अलग अलग संगठन बनाएंगे। लेकिन अभी एनएससीएन आईएम के 4,500 काडर हैं, यानी 4,500 उनके फाइटर्स हैं जो एक्टिवली उनके तैयार रहते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो ये सिनेरियो था 2018-19 तक का। तो अब ये जो पिछले 4 सालों से बातचीत चल रही है, इसमें अचानक से स्पैनर क्या आ गया। स्पैनर इन द वर्क्स एक प्रोवर्ब होता है, यानी कोई चीज़ स्मूथली चल रही है उसमें कोई रोड़ा अटक गया। बातचीत स्मूथली चल रही थी, लेकिन बीच बीच में एनएससीएन ऐसे स्टेटमेंट देने लग गया जैसे कि नागालैंड राज्य यानी स्टेट डज नॉट एंड विल नॉट रिप्रेजेंट द नेशनल डिसीजन ऑफ द नगा पीपल। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर और ये क्या मानते हैं, सरकार क्या चाहती है, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। ये स्टेटमेंट इसलिए गया क्योंकि इस वक्त नागालैंड में जो सरकार है वो जॉइंटली भाजपा, उसमें गठबंधन में भाजपा भी है, ओके। दूसरा, जो नगा एरियाज हैं मणिपुर और अरुणाचल के, उन्हें ये समझ में आ गया कि ये हमारे साथ शामिल नहीं किए जाएंगे, ये इंटीग्रेट नहीं होंगे, इन्हें एक तरह की टेरिटोरियल काउंसिल दे दी जाएगी। टेरिटोरियल काउंसिल, इनकी डिमांड ये थी कि पूरी तरह से इंटीग्रेट करें, चलो म्यांमार नहीं तो एटलीस्ट अरुणाचल मणिपुर के एरियाज तो नागालैंड में ज्वाइन कर दिए जाएं। लेकिन मणिपुर और अरुणाचल की सरकारें इसके खिलाफ है, तो इसीलिए अब एनएससीएन को ये समझ में आ गया कि ये वाले एरियाज मणिपुर और अरुणाचल के हमारे साथ इंटीग्रेट तो नहीं हो रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि एनएससीएन आईएम क्योंकि बातचीत में कुछ उसके जो स्टैंड हैं वो छोड़ नहीं रहा था, इसलिए भारत सरकार ने कुछ अन्य संगठनों को भी बातचीत में शामिल कर लिया। एनएससीएन आईएम हमेशा से कहता आया है कि क्योंकि लड़ाई हमने लड़ी है, इस फसल को उगाने में, खेती में जो मेहनत हमने करी है, इसलिए अब जब फसल काटने का समय आ रहा है तो वो भी हम ही फसल काटेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे संगठनों को क्यों बुला रहे हो। इस तरह के स्टेटमेंट भी उन्होंने दिए हैं कि जिन्होंने कभी नागालैंड के लिए लड़ाई लड़ी नहीं, आज वो आके बातचीत करना चाहते हैं। और वो ग्रुप्स हैं नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें 6 ग्रुप थे जब 2017 में ये शामिल हुए थे, अब 7 संगठन हैं जो एनएनपीजी के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में केवल एनएससीएन आईएम शामिल था। 2017 में जब आईएम से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी तो भारत सरकार ने अचानक से इन एनएनपीजीज को भी शामिल कर लिया, यानी अन्य संगठनों से भी बातचीत करनी शुरू कर दी। एक तरह से ये इनडायरेक्ट मैसेज था आईएम को कि या तो आप बात कर लो और मान जाओ, नहीं तो हम दूसरे संगठनों से समझौता कर लेंगे। और अक्टूबर 2019 में एक बहुत बड़ा झटका लगा एनएससीएन को, जब 18 लीडर्स इनके एनएससीएन छोड़ के एनएनपीजी में शामिल हो गए और इन्होंने कहा कि एनएससीएन बिना बात के बातचीत को लंबा खींच रहा है और हमें अर्ली रेजोल्यूशन चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन चाहिए इस मुद्दे का। ये कहकर वो एनएससीएन छोड़ के एनएनपीजी में शामिल हो गए। तो एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है क्या। ऑफिशियली
एनएससीएन ने कहा है कि दो इश्यूज़ हैं। हम चाहते हैं नागालैंड का जो अलग झंडा है, बेसिकली जो एनएससीएन का झंडा है वो बना रहे और एक अलग संविधान हो। अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने अभी तक केवल कश्मीर ऐसा था जिसमें अलग झंडा और अलग संविधान था, और वो भी अब हमने हटा दिया है, तो अब हम नागालैंड को नया कैसे दे सकते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि हमारा रुख तो बिल्कुल साफ है, हम अलग झंडा अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन भारत सरकार ने ये ज़रूर ऑफर किया था कि आप कल्चरल इवेंट्स में अपना झंडा फहरा सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि जो नागालैंड की असेंबली है या नागालैंड का जो हाई कोर्ट होगा उसके ऊपर आप झंडा नहीं फहराओगे, लेकिन कल्चरल इवेंट्स हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर नागालैंड का झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन ये भी एनएससीएन को मंजूर नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी सरकार ने ये कहा कि आप अपना एजाबो नाम का एक एजाबो बेसिकली नागा लोकल भाषा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिटन लॉ को कहते हैं, तो एजाबो आप बना दीजिए जिसमें आपके लोकल कस्टमरी लॉज लिखे रहेंगे, लेकिन हम उसको संविधान नहीं कह सकते। टू कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, तो एनएससीएन ने ऐसा स्टेटमेंट अभी अक्टूबर में दिया था, अक्टूबर लास्ट वीक में, कि हम अपनी झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन वाली डिमांड से बैक ऑफ नहीं करने वाले हैं। ये हमारी फुल एंड फाइनल डिमांड है, लेकिन हम चाहते हैं कि लास्टिंग सॉल्यूशन हो, हम चाहते हैं कि समझौता हो, लेकिन झंडे और संविधान की जो मांग है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भारत सरकार ये कह रही है कि हमने जब 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था तो अब झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन की बात, या हमने कोई वादा नहीं किया था कि आपको झंडा या कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, तो अब अचानक से आप इसको लंबा खींचने के लिए ये मुद्दा क्यों उठा रहे हो। तो देखो, अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो किसी भी आपको ना किताब में मिलेंगी, ना सरकारी स्टेटमेंट्स में मिलेंगी, ना न्यूज़ चैनल्स में मिलने वाली हैं। एक्चुअल इश्यूज क्या है। एनएससीएन आईएम इस झंडे और संविधान के मुद्दे के पीछे कुछ अलग रीजंस हैं जो माना जाता है कि एनएससीएन जिसके कारण ये कर रहा है। पहला, एनएससीएन आईएम का औचित्य क्या रह जाएगा अगर समझौता हो गया। उसके बाद एनएससीएन की जरूरत क्या है भाई, वो चाहते थे सॉवरेंटी, ऑटोनॉमी एक तरह से मिल गई, नागालैंड में सरकार ऑलरेडी है, तो एनएससीएन आईएम क्या करेगा, क्या वो चुनाव लड़ेगा, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम, अगर आप चुनाव लड़ते हो तो आप भारत के संविधान को आप एक्सेप्ट कर रहे हो डायरेक्टली। तो अभी एनएससीएन आईएम भविष्य में क्या करेगा, उसका स्टेटस क्या रहेगा, उसके लीडर्स का क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता है। कहीं ना कहीं मुइवा की भी उम्मीद होगी कि अगर समझौता होता है तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, जैसा कि देखो मिजोरम में हुआ था, 1985 में मिजोरम में समझौता होता है, उसके बाद वहां के सारे नेता चुनाव लड़े थे और फिर जो मेन इंसर्जेंसी वाले लीडर्स थे वही मंत्री बन गए थे। दूसरा, इनकी जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू का सोर्स है, इसे इन्हें छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा, क्या एनएससीएन आईएम के सीनियर लीडर्स को, कार्डर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगी, क्या उन्हें सरकार में कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा, इसके बारे में भारत सरकार कोई बात नहीं कर रही है। चौथा, बैकलैश फ्रॉम सेक्शंस दैट स्टिल वांट कंप्लीट सॉवरेंटी। ऐसा नहीं है कि 100% लोग आज चाहते हैं कि नागालैंड अलग आज़ाद देश ना बने, अभी भी 2-5% लोग हैं जो चाहते हैं, एनएससीएन आईएम संगठन में भी हैं जो चाहते हैं कि अभी भी एनएससीएन अपना संघर्ष जारी रखे और अलग देश बनाए। तो उन सेक्शन से बैकलैश आ सकता है। इनफैक्ट 2015 में जब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके बाद एक तरह से मीडिया में ये अफवाहें आ गई थी या ये रिपोर्ट्स आई थी कि अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग संविधान और नागालिम हर चीज़ की डिमांड छोड़कर एनएससीएन बातचीत के लिए तैयार हुआ है, तो उस वक्त भी काफ़ी बैकलैश हुआ था। फाइनली नागालैंड में ट्रेडिशनल ओनरशिप ऑफ लैंड और फॉरेस्ट जो है वो ट्राइब्स की होती है, यानी जितना भी कॉमन जंगल है वो पूरी ट्राइब का होगा, ठीक है, पूरे नगा समाज का होगा। लेकिन आर्टिकल 371 ए इस बात को प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन अगर आर्टिकल 371 ए हट जाता है, कल को अगर नागालैंड में अलग तरह के कानून लागू होते हैं तो फिर क्या होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो वहाँ के लोगों के लिए एक फ्यूचर का सवाल है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो अनसेड हैं, अनरिटन है, लेकिन इन पर ही मुद्दा अटका हुआ है। मेनली इन्हीं कारणों से बातचीत अभी अटक गई है। तो हालांकि सरकार ऑफिशियली एक और रीज़न कह रही है, सरकार ये कह रही है, भारत सरकार, कि अभी हमने दूसरे राज्यों से कंसल्ट नहीं किया है, क्योंकि मणिपुर में काफ़ी चिंताजनक स्थिति हो गई थी। मणिपुर में सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई थी 31 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि नागालिम के जो एरियाज़ हैं वो मणिपुर का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर डिमांड करते हैं, अरुणाचल का बहुत बड़ा हिस्सा और इवन असम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर डिमांड करते हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं मणिपुर, अरुणाचल, असम, ये नहीं चाहते कि हम ग्रेटर नागालिम में शामिल हो। ये क्यों चाहेंगे? हाँ, वहाँ के जो नगा ट्राइब्स हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि हमें नागालिम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन बाकी ट्राइब्स भी तो हैं। तो इसीलिए ये वाला जो पूरा मुद्दा है, सरकार कहती है कि हम कंसल्ट करेंगे सारे राज्यों से और जो भी निर्णय होगा उसमें असम, अरुणाचल, मणिपुर सबसे बातचीत करके फिर मुद्दा डिसाइड किया जाएगा। ऐसे ही हम डायरेक्टली बातचीत करके इसे आज का आज इसका फैसला नहीं दे सकते हैं। तो ये कहकर सरकार ने अभी बातचीत को आगे के लिए टाल दिया है। तो देखना होगा आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में आप बातचीत किस तरह से आगे बढ़ती है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगा पीस टॉक्स के बारे में। भारत में सन 1947 से चली आ रही सबसे पुरानी इंसर्जेंसी, सबसे पुराना विद्रोह देश का है नागालैंड में। कश्मीर से भी पुरानी ये समस्या है और इसका आखिरकार एक हल आने वाला था। 31 अक्टूबर को ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स थी। सरकार ने एक डेडलाइन सेट करी थी कि